आज हम ग्रीन प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ग्रीन प्रोडक्ट होता क्या है, और ये भी साथ में डिस्कस करेंगे कि भारत में कौन कौन से इको लेबल्स हैं जो कि किसी प्रोडक्ट के इन्वायरमेंटली सेफ होने का मैसेज देते हैं। क्या ये मैंडेटरी है या वॉलेंट्री है, इस पे भी चर्चा करेंगे। अगर हम ग्रीन प्रोडक्ट के डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारे ऑथर्स ने अपने रिसर्च पेपर्स में इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, ऑल्दो किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी द्वारा इसकी कोई यूनानिमस कोई एक परिभाषा नहीं है। तो अगर हम पेटिट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में ग्रीन की डेफिनेशन इस तरह से देने की कोशिश की। व्हेन इट्स एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल परफॉर्मेंस इन प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल इज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल और कंपैटिटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। इसका ये मतलब है, आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा लो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड हो या फिर कोई फूड आइटम हो, ट्रांसपोर्टेशन गुड हो, प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसके रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, वो ऑर्गेनिक हो या फिर उस टाइम पे जब वो प्रोड्यूस हो रहा है आपका पोल्यूशन कम क्रिएट कर रहा है, ये तो उसके रॉ मटेरियल की बात हुई। बाकी दूसरा, जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहां पे वो लेस पोल्यूशन क्रिएट करे, यानी कि किसी भी मेथड से वो बन रहा है तो एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और आपका सॉइल पोल्यूशन कम हो। और जब वो बन के रेडी हो जाता है, जब वो यूज हो रहा होता है, तब वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ना करे, और यूज होने के बाद जब डिस्पोजल की बारी आती है तभी भी वो एनवायरमेंटली सेफ हो। तो ये कैसे हो सकता है, सवाल ये है कि ये हो कैसे सकता है। तो इसके लिए बेसिकली कंपनीज को एफर्ट उठाने होंगे। हालांकि कंपनीज एफर्ट उठा भी रही हैं कि कैसे इस काम को करना है, लेकिन अगर हम कहें कि हम ट्रूली ग्रीन हो चुके हैं तो ये कहना गलत होगा। एक्चुअली वी आर पार्शली ग्रीन। अभी पार्शली ग्रीन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। चाहे आप किसी कंज्यूमर अप्लायंस पे अगर स्टार लेबल की बात करें जो कि एनर्जी एफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, तो वो एक पार्शियल ग्रीनरी की बात कर रहा है। अगर हम किसी कंज्यूमर अप्लायंस के रॉ मटेरियल को देखें, विच इज़ मेनली आयरन और स्टील और एल्यूमिनियम, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, तो जब ये आयरन ओर से अलग होते हैं या फिर जब इनको बनाया जाता है तो वहाँ पे बहुत ही पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो बेसिकली हम नहीं कह सकते कि दे आर ट्रूली ग्रीन, दे आर पार्शली ग्रीन। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो फॉरवर्ड, राइट। अकॉर्डिंग टू ओटमैन, तो ओटमैन ने भी अपनी एक रिसर्च पेपर में बेसिकली एक ग्रीन मार्केटिंग को डिफाइन करने की कोशिश की। देखो, ग्रीन मार्केटिंग और ग्रीन प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन ग्रीन मार्केटिंग क्या है एक बड़ा टर्म है। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड, लेटर स्लाइड। अभी देखो, उन्होंने ग्रीन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहा कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो ड्यूरेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल से बने होते हैं, मिनिमली पैकेज्ड होते हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर आर नो कंप्लीटली ग्रीन प्रोडक्ट्स। ओके, for they all use up energy and resources and create byproducts and emissions during their manufacture, transport to warehouse and storage, stores usage and eventual disposal. So green is relative, describing products with less impact on the environment than their alternatives. तो देखो, ट्रूली ग्रीन की जैसे अभी मैंने बात की, वो बिल्कुल पॉसिबल कह सकते हैं, नहीं है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी हम उस चीज से काफी दूर हैं। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, अगर मैं बात करूं किसी फूड प्रोडक्ट की, तो वो किस में पैकेज्ड होता है, वो एक प्लास्टिक रैप में पैकेज होता है। और प्लास्टिक क्या है, इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। भले ही उसके अंदर अगर फूड प्रोडक्ट के अंदर लेट से मैं अगर बात करूं, लेट से मैं आटे, वीट की बात करूं, आटा, तो आटा भी प्लास्टिक के पेपर में, प्लास्टिक में पैक्ड होता है। ओके, और लेकिन आटा अगर मान लो ऑर्गेनिकली बन रहा है, ऑर्गेनिक है, तो उसका बेसिकली वो पार्शली ग्रीन है, राइट। तो हमें कंप्लीटली ग्रीन होने के लिए बहुत सारे अभी
मेजर्स उठाने पड़ेंगे। अगर मैं ये भी कह लूँ कि अगर कोई कंपनी है, अगर वो प्लास्टिक को रिसाइकल कर रही है, लेट्स से अगर कोई फूड कंपनी है, क्योंकि मेनली प्लास्टिक जो यूज़ हो रहा है वो फूड कंपनीज द्वारा हो रहा है, जैसे हमारी बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं जिनका नाम आप सब अच्छे से जानते हैं। तो कई सारी कंपनीज ऐसे मेजर्स उठा रही है कि वो क्या कर रही है, रिसाइकल, उसके पास रिसाइकलिंग प्लांट है जो कि प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहा है और फिर उसमें उसकी पैकेजिंग हो रही है। तो अब पर हम ये नहीं कह सकते कि हम टोटली ग्रीन हो चुके हैं, क्योंकि टोटली ग्रीन होने के लिए वो जो प्लास्टिक है उससे ही हटाना पड़ेगा, राइट। बायोडिग्रेडेबल जैसे जूट पैकेजिंग हो गई, जूट बैग हो गई, पेपर पैकेजिंग हो गई, इसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये बायोडिग्रेडेबल है, इस मतलब हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, तो हम ट्रूली कह सकते हैं कि हम आपका ग्रीन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। ओके, अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में लेट 1800s में आ गया था, राइट। तो क्या हुआ कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो है उसके बहुत ही मेनासिंग, डेंजरस रहे, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। एयर पोल्यूशन में बेसिकली हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो एनवायरनमेंट में रिलीज होके धरती को गर्म कर रही हैं ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। अब इसके जो रेपरकशंस हैं 1800s में, जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों ने रियलाइज किए, कंट्रीज ने बेसिकली रियलाइज किए करीब 100 साल बाद। तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई, 1972 से इसकी शुरुआत हो गई बेसिकली। तो काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई कि हमें कम वेस्टेज करना है, राइट, कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करना है। तो इन चीज़ों की बात हुई। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई 1972 में। तो 1992 में फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आई रियो समिट में, अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1992 में, जब UNFCCC का गठन हुआ along with 2 other organizations, जो कि बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही थी, लेकिन UNFCCC को ग्लोबल वार्मिंग को डेडिकेटेड थी। अब क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है ग्रीन हाउस गैसेस के फॉर्म में, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आई रिपीट, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में बन के आया। अब हर साल इसकी मीटिंग्स होने लगी, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉप मीटिंग। तो रिसेंटली अभी दिसंबर में 28वीं कॉप दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उसका समापन हुआ, जहाँ पे बहुत सारी बातें की गई जो कि मैं भी डिस्कस करूँगी। तो देखो, जो हमारी कॉप्स हैं हर साल होती है, मैंने आपको बताया। तो 2015 में पेरिस समिट के दौरान जो कॉप हुई थी, उस कॉप में ये डिस्कस किया गया है कि हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो हमारा इस धरती में पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या उद्देश्य है इस सेंचुरी में, मतलब 21st सेंचुरी के अंत तक हमें धरती का जो टेम्परेचर है, आई रिपीट, इस सेंचुरी के एंड तक हमें धरती का जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना है बिलो द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था उससे 1.5 डिग्री बिलो करना है टेम्परेचर। मतलब उस टाइम पे लेट से 26 डिग्री एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था, तो हमें उससे 1.5 डिग्री और बिलो करना है टेम्परेचर धरती का इस सेंचुरी के अंत तक। ये डिसाइड हुआ था 2015 की पेरिस समिट में, और ये बोला गया था मेंबर कंट्रीज को कि NDCs अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें सबमिट करो, और इस पे हम ईयरली रिव्यू लेंगे मीटिंग्स में कि आपने क्या किया। अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके फिर दूसरे टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। तो एजेंडा क्या है,
धरती से ग्लोबल वार्मिंग को हटाना, एलिमिनेट करना, कम करना, ताकि हमारी जो धरती है वो सस्टेन कर पाए, हम सस्टेन कर पाए। ओके, तो इंडिया को भी एनडीसीज दिए गए पेरिस समिट के दौरान, और इंडिया ने 2019 में ही इनको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो क्या थे ये बेसिकली इंडिया ने जो अपना दिया था उसमें कहा था टू रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35% बाय 2030 एट 2005 लेवल। मतलब कि हमें अपने जो एमिशंस हैं उनकी इंटेंसिटी, मतलब उनके राइजिंग लेवल को जीडीपी के 33 से 35% तक करना है, लेकिन 2030 तक। लेकिन इंडिया ने ये 2019 में ही हासिल कर लिया। दूसरा ये था कि हम 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से, लेकिन आज की डेट में इंडिया 43.8% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर, विंड या फिर हाइड्रो एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहा है, और 2019 में ही हमने ये टारगेट कंप्लीट कर दिया। तो इंडिया ने अपने इस टारगेट को रिवाइज करके दोबारा सबमिट कर दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ग्रीन मार्केटिंग और ग्रीन प्रोडक्ट में क्या अंतर है। देखो, ग्रीन मार्केटिंग जो है ना एक वाइडर टर्म है। ग्रीन मार्केटिंग का जो एरिया है वो बड़ा है, और ग्रीन प्रोडक्ट का जो एरिया है वो लेस है। मतलब कि ग्रीन प्रोडक्ट जो है ग्रीन मार्केटिंग का पार्ट है। अब बेसिकली होता क्या है ग्रीन मार्केटिंग? देखो, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्शन बेसिकली एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं, राइट। तो अब ग्रीन प्रोडक्ट इसमें ही आ जाता है। अब ग्रीन प्रोडक्ट में क्या आता है? ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ हो। तो उसमें उसके रॉ मटेरियल से लेकर, उसके प्रोडक्शन से लेकर, उसके डिस्पोजल से लेकर, उसके यूजेज से लेकर सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ग्रीन मार्केटिंग में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे उसकी प्राइसिंग, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना ग्रीन वे में, उसका प्रमोशन ग्रीन वे में करना, राइट। सो इट्स अ वाइडर टर्म। अब सर्विसेज केस में 3 और एक्स्ट्रा पीज हैं। पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, जो कि लोगों से संबंधित है, प्रोसेस से, और फिजिकल एविडेंस जो कि वहाँ पे सर्विसेज के दौरान पे हमको एम्बियंस की बात करें उसकी बात करता है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इको लेबल्स क्या क्या हैं इंडिया में? इंडिया में इको लेबल्स बहुत सारे हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, BIS जिसे बोलते हैं, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि इको लेबल्स बनाती है, अदर स्टैंडर्डाइजेशंस बनाती है कंपनीज के लिए, वेरियस इंडस्ट्री की कंपनीज के लिए। अब इंडिया में जैसे अगर मैं बात करूँ तो वॉलेंट्री है मोस्टली। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्टली जितने भी लेबल्स बनाए गए वो वॉलेंट्री हैं, मतलब आपकी मर्जी, आप लो या ना लो। सो दिस इज द मोस्ट नेगेटिव थिंग, राइट। अब जैसे हॉलमार्क की मैं बात करूँ तो ये तो आपकी क्वालिटी बता रहा है, इन्वायरमेंट से लेना देना नहीं है इसका। ISI भी आपकी सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड की आइटम की, जैसे आपके आयरन हो गई, या फिर हेयर ड्रायर हो गया, या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई ऐसा इक्विपमेंट बोल सकते हैं। इको मार्क भी है। अब इको मार्क जो है वॉलेंट्री है, राइट। और इको मार्क को भी प्रमोट करने के लिए कोई ऐसा, जैसे हम देखते हैं हॉलमार्क, उसका प्रमोशन होता है टीवी पे अच्छे से कि ये हॉलमार्क है, इसके बिना कोई लेना मत, ऐसा इको मार्क का प्रमोशन अभी तक नहीं हो रहा। तो हमें इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंट इज प्रीडोमिनेंटली इम्पॉर्टेंट। सम इको लेबल्स इन इंडिया, इको मार्क एक बहुत ही फेमस लेबल है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है मोस्टली, क्योंकि इसे वॉलेंटरी नहीं बनाया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक कंपनी को जिसका पालन करना होता है। और अब ये आपका टास्क है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, चाहे वो कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड है जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, या कोई फूड प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई भी फूड प्रोडक्ट हो, बिस्किट, नमकीन, या आपके पल्सेस,
उसके पैकेजिंग पे आपको देखना आपकी जिम्मेदारी है कि वो है कि नहीं ग्रीन, उसमें इको मार्क लगा है कि नहीं लगा है। तो इको मार्क का साइन अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसे वॉलेंट्री की जगह मैंडेटरी करना जरूरी है इस टाइम पे। ग्रीन प्रो की बात करें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है जिसके द्वारा ये दिया जाता है। अगेन ये ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है। जैसे ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, एक बिल्डिंग है मान लो बड़ी सी, उस बिल्डिंग में लेट से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगा है, ईंट या कंक्रीट या सीमेंट, ये सब क्या होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में बना होना चाहिए, पोल्यूशन कम करना चाहिए। और बिजली बचाने के लिए लेबल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसका लेवल भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये भी वॉलेंट्री है। इंडिया ऑर्गेनिक, ये भी वॉलेंट्री है। ये रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपके कपड़े की से रिलेटेड है, बेसिकली उससे रिलेटेड है। बेसिकली कपड़े नहीं, बेसिकली फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि वो जो जो उसका रॉ मटेरियल है वो ऑर्गेनिक है। जैसे पल्सेज हो गई आपकी, या फिर आपके सीरियल्स हो गए, है ना, उनसे रिलेटेड। अब ये इको मार्क है, ये आपका इंडिया ऑर्गेनिक का साइन है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ग्रीन प्रो है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए। ये ग्रीन टेक्सटाइल्स से रिलेटेड है। और ये पावर, ये एनर्जी लेबल है, मतलब पावर लेबल है। मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस करूंगी। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स जो है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला जो है, ये बेसिकली ये कप मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, उनके लिए कि उनका जो जो कपड़े हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में बने हैं, यूज़ करने में इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और इन्वायरमेंट को कोई डिस्पोजल के बाद भी हार्म नहीं पहुंचाते। स्टार लेवल की बात करें, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी द्वारा 2006 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, उसके द्वारा ये लागू किया गया था। पर इसमें एक अच्छी बात है, 11 कंज्यूमर अप्लायंसेस के लिए ये मैंडेटरी है। सो दिस इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग। ओके, तो इसमें स्टार लेवल मिलता है। मैंने अभी आपको स्टार लेवल का मार्क दिखाया था, दिस वन। ओके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अगेन पूरी तरह ग्रीन नहीं हो जाता इससे प्रोडक्ट। अगर हम किसी एसी पे या किसी पे ये देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ग्रीन है। हाँ, हालांकि वो बिजली बचाने में योगदान दे रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उस वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है। मतलब जो आयरन और स्टील उसमें लगा हुआ है वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस, हमारे देश में अवेयरनेस की कमी है। हमें क्या करना होगा कि हमें कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, हमें उस पर इको मार्क देखना है। उसके अगर इको मार्क नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। मोस्टली हालांकि इको मार्क नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें फुलफिल करनी होती हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे एड्स बनाए जाएं कि इको मार्क को एड, जैसे हॉल मार्क को आज सब बहुत वैल्यू देते हैं फॉर क्वालिटी, वैसे ही क्योंकि एड्स ऐसे बनाए गए गवर्नमेंट द्वारा, वैसे इको मार्क के लिए भी एड्स बनाए जाएं, राइट। तो हम ट्रूली ग्रीन की तरफ जा सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सी यू सून।